Hello everyone. So today we will discuss about the topic IT risk management and cloud security challenges, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करती है, इसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करती है. सो रिस्क होता क्या है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग एडवर्स हैपनिंग. द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग दोज रिस्क, असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस एंड टेकिंग स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क. कि रिस्क क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ भी गलत होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्क. फ्यूचर में कोई भी लॉस होने की, मिस हैपनिंग होने की, एडवर्स हैपनिंग होने के जो चांसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क है. अगर रिस्क है तो इसका मतलब क्या है? आगे जाके हमें लॉस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाए. सो रिस्क क्या डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर में एडवर्स हैपनिंग होने के चांसेस को हम रिस्क बोलते हैं. और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे जो रिस्क हैं उसे आइडेंटिफाई करना कि रिस्क कितना है, फिर ये देखना कि कितने चांसेस हैं कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड उसे कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लेके आना, उसकी मैनेजमेंट करना, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. सो उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी लाइकलीहुड को असेस करना और उसको रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला हमारा क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ताकि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उसको अगर वो है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकें. उसके लिए जब हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू रिड्यूस, आइडेंटिफाई एंड टेक करेक्टिव एक्शन रिगार्डिंग रिस्क इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क इन अ रेंज ऑफ सिचुएशन एंड देन टेक एक्शन टू मिनिमाइज द रिस्क. कि रिस्क मैनेजमेंट का मेन पर्पज क्या है? कि हम आइडेंटिफाई कर सकें रिस्क को और उसको कम करने के लिए करेक्टिव एक्शन ले सकें. नाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. की रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की 3 मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं या कुछ मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रिस्क असेसमेंट. रिस्क हमने मीनिंग में ही डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको कम करने की कोशिश करते हैं और उसे मेंटेन करके रखते हैं. सो सबसे पहला क्या होगा? रिस्क असेसमेंट, यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, फाइंड आउट करना कि कितना रिस्क है. तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके. हम आईटी की बात कर रहे हैं, सो हमेशा याद रखना कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो रिस्क को कैसे असेस करेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी हम सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कि क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं. अगर जितनी उनकी वर्किंग होनी चाहिए उनसे स्लो उनकी वर्किंग हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई रिस्क है, कोई ना कोई थ्रेट है. सो हम सबसे पहले सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करके रिस्क को असेस कर सकते हैं. थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या क्या वीकनेसेस हैं. वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? हमारी वीकनेसेस क्या क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, हमारी टेक्नोलॉजी की, या फिर क्या क्या थ्रेट्स हैं जो हमारे डेंजर हैं, आगे आके हमारी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिस्क पहचानने के लिए कि फ्यूचर में कितना रिस्क होगा, फ्यूचर के थ्रेट्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. कंट्रोल एनालिसिस एंड इंपैक्ट एनालिसिस करते हैं कि क्या जो हमारे कंट्रोलिंग है, कैसे हम उसे कंट्रोल करते हैं, उसका इंपैक्ट कैसे होगा, कितना इंपैक्ट वो डालेगा रिस्क, उसकी लाइकलीहुड की स्टडी करना कि ये जो रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे रिस्क है वायरस का, अगर वो वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर हुआ तो कितना ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब असेस करना. कंट्रोल रिकमेंडेशन एंड रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन. कंट्रोल की रिकमेंडेशन करना कि इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं या फिर ये अभी आ चुका है तो उसके रिगार्डिंग कोई और एक्शंस लेने हैं और उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है. वो हमारे किसके अंदर आता है? रिस्क असेसमेंट के अंदर. यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसकी लाइकलीहुड को आइडेंटिफाई करना और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं. अब सेकंड हमारा क्या होता है? रिस्क मिटिगेशन. रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? रिस्क को खत्म करने का काम करना, रिड्यूस करने का काम करना. वो हमारी क्या करती है? रिस्क मिटिगेशन करती है. अब वो कैसे किया जा सकता है? रिस्क अजम्पशन के थ्रू किया जा सकता है. या तो हम ये लेके चलें कि इतनी एज्यूम, मींस जहां रिस्क नहीं होगा वहां पे हमारा प्रॉफिट के चांसेस भी कम होते हैं. सो हमें ये करना होता है कि ये एज्यूम करके चलते हैं कि इतना रिस्क तो है, ये अजम्पशंस में ही हम डाल लेते हैं. जब भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं उनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं. सो रिस्क को जब हम अजम्पशंस में डाल देते हैं कि एज्यूम करते हैं कि इतना रिस्क तो होता ही है, उस तरीके से हम उसके चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं. या फिर ये लेके चलते हैं कि ऐसे कि हम नॉर्मल वर्किंग कर ही सकते हैं बिकॉज इतना रिस्क
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम करके चलती है। देन रिस्क अवॉइडेंस, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करना कि आपके सिस्टम में वो रिस्क आ ही ना सके, मीन्स उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दें, आप उसको बिल्कुल नेगेट कर दें। देन रिस्क लिमिटेशंस की जो रिस्क है उन्हें कम करने की कोशिश करना, अवॉइड नहीं, उसको लिमिट करने की कोशिश करना, कुछ ऐसी चीजें लगा देना, एंटीवायरस लगा देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपडेट रख सकते हो, पॉलिसीज रख सकते हो, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क की प्लानिंग करना, रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हमें कुछ आइडेंटिफाई होता है, तो हमें कैसे एक्शंस लेने हैं उसके रिगार्डिंग हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं। रिसर्च एंड एक्नोलेजमेंट, R&D या फिर रिसर्च की हेल्प। रिसर्च का काम ही क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करना जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। सो R&D ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए, ऐसी चीजें लेके आए जिससे हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। या फिर रिस्क ट्रांसफर, रिस्क को ट्रांसफर कर देना हमारे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड मेन स्टेप क्या होता है, रिस्क इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। फर्स्ट क्या किया, रिस्क को असेस किया कि कितना रिस्क है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन हम क्या करते हैं, उसे एक्चुअल में मिटिगेट करने की, कम करने की कोशिश करते हैं। सेकंड एक्टिविटी ये थी। एंड थर्ड होता है दोबारा से इवेल्युएट करना कि अब जब हमने कम कर दिया तो वो क्या सही से वर्क कर रहा है। ये कीप असेसमेंट करते रहना, ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया कि आपका सिस्टम सही वर्क कर रहा है तो आप दोबारा कभी चेक ही नहीं करोगे। उसे टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक करते रहना ताकि दोबारा रिस्क होता है, थ्रेट होता है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। कंपोनेंट्स ऑफ आईटी रिस्क मैनेजमेंट, इसे हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या फिर हमारी प्रोसेस भी बोल सकते हैं आईटी रिस्क मैनेजमेंट की। सो आईटी रिस्क मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क, कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना रिस्क है भी या नहीं। रिस्क होगा तभी हमें आगे की चीजें करनी होती हैं। देन मेजर द रिस्क, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई ना कोई रिस्क तो है, अब आप क्या करते हो, उसे मेजर करते हो कि वो कितना है, कितना इंपैक्ट वो डाल सकता है, उसे मेजर करना। देन रैंक द रिस्क, कि जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई किए, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 रिस्क देखे, वायरसेस भी हो सकते हैं, वॉर्म्स भी हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस भी हो सकते हैं। अब हमने देख लिया कि तीनों का कितना इंपैक्ट हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं कि ट्रोजन हॉर्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, देन वायरस, और देन हमारे क्या होते हैं, वॉर्म्स। तो हम उससे क्या करते हैं, रैंक करते हैं। रैंक इसीलिए करते हैं ताकि सबसे पहले हम कौन से रिस्क पे वर्क करें। जो रैंक किया, जो सबसे ऊपर है, जो प्रायोरिटी पे है, उसको क्या करेंगे, मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। और मिटिगेट हम कैसे कर सकते हैं, उसे अजम्पशन करके, अवॉइडेंस करके, लिमिटेशन करके, प्लानिंग करके, रिसर्च करके, ट्रांसफर करके उसे क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं। एंड फाइनली क्या करते हैं, मॉनिटर रिस्क को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि दोबारा ना आए, अगर आता है तो उसे दोबारा से काम करना स्टार्ट करना होगा। देन आईटी सिक्योरिटी मॉडल, की आईटी की सिक्योरिटी के लिए एक मॉडल बना हुआ है, जिस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी मॉडल। पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी मॉडल में क्या होता है कि पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी मिलकर कैसे हमारी आईटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, उसके अंदर आता है हमारा आईटी सिक्योरिटी मॉडल। सो फर्स्ट हमारा क्या होता है, इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। ये किस चीज से रिलेट कर रहा है, पीपल से, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी आईटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम आईटी सिक्योरिटी कैसे एनेबल कर सकते हैं, किस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, जब हमारी सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट होगी और सपोर्ट होगी। जब तक हमारी सीनियर मैनेजमेंट ये चाहेगी ही नहीं कि हम आईटी रिस्क को मैनेज करें या फिर आईटी रिस्क को कम करें, तब तक हमारे बाकी एम्प्लॉयज नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही पॉलिसीज बनाती है, उन्हीं को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सो सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी ज्यादा सपोर्टिव और कमिटेड हमारी सीनियर मैनेजमेंट होती है, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अच्छे से उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज एंड आईटी सिक्योरिटी ट्रेनिंग, कि अब सीनियर मैनेजमेंट कमिटेड है, हमें सपोर्ट कर रही है, अब वो क्या करे, ऐसी पॉलिसीज बनाए कि वो डिटरमाइन करे कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल होंगी, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना सही है और क्या करना गलत है, कौन सी इंफॉर्मेशन आप बाहर शेयर कर सकते हो, कौन सी आप नहीं कर सकते, कौन इस कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, सब चीजें जो एक्सेप्टेबल हैं और एक्सेप्टेबल नहीं है उन्हें डिटरमाइन करना, और जो चीजें ऐसी परफॉर्म की जाएंगी जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या पनिशमेंट दी जाएंगी, वो सब इन्हें डिटरमाइन करना होता है। देन हमारा क्या है, आईटी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड एनफोर्समेंट, कि अब हमने जो सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाई है उसको कैसे हम एनफोर्स करेंगे, कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर्स बनाना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिफाइन एनफोर्समेंट प्रोसीजर, कि उसे एनफोर्स करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसे वैसे ही एग्जीक्यूट करना। डेजिग्नेट एंड एम्पावर इंटरनल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, एक रिस्पॉन्स टीम बनाना जो उस कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करेगी, आईटी सिक्योरिटी के लिए जो जो एग्जीक्यूशंस करने हैं वो एग्जीक्यूशंस करेगी, उन्हें मेंटेन करेगी एंड रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी। डिफाइन अ ब्रिज
रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन प्लान, कि जब भी आपका रिस्क आता है तो उसके टाइम पे कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है, उसके टाइम का कम्युनिकेशन प्लान पहले से बना के चलना। ये टीम हमारी क्या बनाएगी कि जहां पे भी रिस्क आ रहा है, जहां पे भी थ्रेट आ रहा है, उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उस पर कैसे एक्ट करेंगे, एक्शंस लेंगे, उसका प्लान बना के चलना। एंड देन फाइनली क्या करना, मॉनिटर इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया सोर्सेज। जब दोबारा हमारा एक बार हमने रिस्क को कम कर दिया जो आया था, अब उस क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि दोबारा वो रिस्क एंटर ना हो, और जो भी हमारी सोर्सेज है उन्हें सेफ गार्ड करके रखेंगे। और लास्ट हमारा क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो पहले हमारा किस चीज का था, पीपल से रिलेटेड था। सेकंड दो स्टेप्स किससे, प्रोसेसेस से रिलेटेड थे कि पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना। और लास्ट हमारा किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से, कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होने चाहिए जो हमें क्या प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। जो हमने हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो मोस्ट हाईली सिक्योर्ड होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अच्छे से इंस्टॉल्ड होने चाहिए, उनमें कंप्यूटर पासवर्ड्स वगैरह हमने लगाए हों ताकि हमारा क्या हो, अच्छे से सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। नाउ मोबाइल एंड ऐप सिक्योरिटी, कि जब हम मोबाइल का यूज करते हैं, एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, तो उसमें हमारी क्या क्या सिक्योरिटी इश्यू हम फेस करते हैं जब भी हम मोबाइल का यूज करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके पास मोबाइल होता है, आप उन्हें यूज भी करते हो, तो मोबाइल की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं, रिस्क है उनके लिए। फर्स्ट है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब बहुत पॉपुलर है। हर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग योर ओन डिवाइस पे वर्क कर रही है। वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करती है कि वो अपने मोबाइल फोन्स को, अपने डिवाइसेस को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो तो आप अपने फोन से कस्टमर्स को कॉल करोगे, अपने फोन में डाटा रखोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ कर दिया है। सो ये क्या करता है, ये अलाउ क्यों किया है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, उन्हें ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, अलग से डिवाइस प्रोवाइड करने में ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। बट ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो है उसके अंदर कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कि आपने अलाउ कर दिया अपने एम्प्लॉयज को लेके आने के लिए कि आप अपने डिवाइसेस को ला सकते हो, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काम के लिए यूज कर सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए जब यूज किया जाता है तो उन्हें ये फॉलोइंग जो पॉलिसीज है ये फॉलो करनी चाहिए। ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी इंक्लूड होती है, फर्स्ट क्या डिटरमाइन करती है कि कौन उन डिवाइसेस के लिए पे करेगा। मैं मेरा फोन एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए यूज कर रही हूँ, तो उसका रिचार्ज है, जो पेइंग है, वो मैं करूंगी या ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ये पॉलिसी के अंदर पहले से डिफाइन होगा। बट रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में फोन यूज कर रही हूँ तो क्या क्या रेगुलेशन मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या चीजें मैं यूज कर सकती हूँ, क्या यूज नहीं कर सकती। वट मेजर्स विल बी टेकन टू सिक्योरिंग डिवाइसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या मेजर्स ले रही है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर मेरा फोन यूज कर रही हूँ तो मेरे फोन की सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें कर रही है। वट विल बी द डाटा, वेयर विल बी द डाटा स्टोर्ड, कि डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, जो मेरे फोन का डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास कहीं स्टोरेज होगी या सिर्फ मेरे फोन की रैम में ही उसकी स्टोरेज होगी। वट हैपेंस इफ एन एम्प्लॉय डू नॉट कंप्लाई द पॉलिसी, अगर मैंने ये पॉलिसी फॉलो नहीं की तो मेरे साथ क्या पनिशमेंट दिए जाएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये डिटरमाइंड होता है। एंड वट सेफगार्ड आर इन प्लेस इफ डिवाइस इज कॉम्प्रेस्ड, अगर मेरे डिवाइस को वायरस अटैक होता है या कोई अटैक होता है तो क्या सेफगार्ड्स मुझे प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सब ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी में लिखा होता है। बट ब्रिंग योर ओन डिवाइस एक थ्रेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉयज अपने फोन को लेके आ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स हैं उन पे तो थ्रेट होता ही है वायरसेस का। बट एक पर्सन का जो फोन आ रहा है, नॉर्मल पर्सन का फोन आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ले रहा है, सो उसमें हैकिंग करना ज्यादा ईजी होता है। बिकॉज कोई भी इतने टफ पासवर्ड नहीं लगाता, कोई भी अपने फोन को इतना हाईली सिक्योर नहीं रखता, तो उसमें क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं इंटरप्शंस के। सेकंड इज रग मोबाइल एप्स। वो क्या होती है कि डुप्लीकेट एप्स, आप जो एप्स यूज करना चाहते हो, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो ऐसी ही जैसी ऐप आप करना चाहते हो यूज, ऑथेंटिक ऐप की जगह एक डुप्लीकेट ऐप बना देती हैं, और आप गलती से, आप ज्यादा अवेयर नहीं हो, आप उस डुप्लीकेट ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आपके फोन को हैक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। सो जो डुप्लीकेट मोबाइल ऐप होती हैं वो भी क्या है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। देन और क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं मोबाइल डिवाइसेस के साथ, कि हमेशा पासवर्ड ऑटोमेटिकली एनेबल नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम मोबाइल में पासवर्ड लगा देते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली एनेबल नहीं होता कि हर किसी को लगाना ही पड़ेगा। सेकंड की इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होती। आपने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड डाला और वो खुल गया, ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल डाली है, ईमेल डालने के बाद आपने पासवर्ड डालना पड़ेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये प्रोवाइड नहीं करता है। देन वायरलेस ट्रांसमिशन आर नॉट ऑलवेज एनक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन में नहीं होता है। जो
मोबाइल के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें बहुत कम में इंक्रिप्शन होता है, बाकी इंक्रिप्टेड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं थ्रेट्स के। इन अ डिफेंस वी यूज़, अगर हम चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी कर सके तो सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल बायोमेट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए, यानी कि पासवर्ड इंस्टेड ऑफ हमें क्या फिंगरप्रिंट का पासवर्ड लगाना चाहिए, फेस लॉक का पासवर्ड लगाना चाहिए जो कॉपी नहीं किए जा सकते। देन ऐप मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो भी ऐप हो उसे स्कैन करना चाहिए, अच्छे से देख के डाउनलोड करना चाहिए ताकि आप रग या डुप्लीकेट ऐप को डाउनलोड ना करो। रिमोट वाइप कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन गायब हो जाता है तो आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप किसी और चीज़ से, किसी और सिस्टम से अपने फ़ोन का सारा डाटा डिलीट कर सको। रिमोट वाइप कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और आपको इंक्रिप्शन का यूज़ करना चाहिए। नाउ क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं क्लाउड के थ्रू। क्लाउड क्या होता है, एक तरीके से इंटरनेट ही है। इंटरनेट में क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, तो फर्स्ट इज डाटा ब्रीचेज। डाटा ब्रीचेज यानी कि आपके डाटा का कोई मैनिपुलेशन कर देना, जो आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई गलत मैनिपुलेशन कर देना, उसे चेंज कर देना, उसको डिलीट कर देना, ये सब हमारा क्या होता है, डाटा ब्रीचेज में आता है। कि हैकर्स होते हैं, इंट्रूडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अनऑथराइज आपके डाटा पे क्या कर लेते हैं, एक्सेस पा लेते हैं और उसके बाद उसमें चेंजेस कर देते हैं, मैनिपुलेशन कर देते हैं। डाटा लॉस। डाटा ब्रीचेज में क्या है, डाटा डिलीट हो सकता है, कुछ डाटा डिलीट हो जाए, चेंज हो जाए, बट डाटा लॉस का कंप्लीट मतलब होता है कि परमानेंटली आपका डाटा डिलीट हो गया, आपके हाथ से आपका डाटा कंप्लीटली निकल गया। ये आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं। देन अकाउंट हाईजैकिंग। आपके अकाउंट पे हाईजैक कर लिया जाता है, जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपके मोबाइल फोन है उसके जो रिसोर्सेज हैं उन सबको बिना आपकी परमिशन के कोई और यूज करने लग जाता है और आप उसे रेगुलेट नहीं कर पाते। वो हमारा होता है अकाउंट हाईजैकिंग, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन इनसिक्योर एपीआई, कि जो आप एपीआई का यूज करते हो डिफरेंट दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक आप होटल पे सर्चिंग कर रहे हो तो जो होटल की साइट है और आपकी जो एप्लीकेशन है उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या होता है, एपीआई होता है। एंड एपीआई अगर हम इनसिक्योर यूज कर रहे हैं, वो कनेक्टर जो प्रोवाइड कर रहा है वो अगर इनसिक्योर है तो हमारा फोन भी क्या हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें हमारा क्या होता है कि फोन हमारे पास होता है बट हम उसमें कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते, कोई सर्चिंग नहीं कर सकते, कुछ सेव नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इतने ज्यादा मैसेजेस हमारे पास आने लग जाते हैं कि हमारा फोन हैंग हो जाता है। फोन किस लिए किया जाता है, ताकि वो अपनी सर्विसेज को डिलीवर ना कर पाए। डिनायल ऑफ सर्विसेज। मैलिशियस इनसाइडर्स। कुछ ऐसे इनसाइडर्स होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैलिशियस है, यानी कि जो चाहते वो जानबूझकर इंटेंशनली आपके फोन को या फिर आपके जो डिवाइसेस है उनको हैक करवाते हैं, जो आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनसफिशिएंट ड्यू डिलिजेंस, यानी कि आप इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर देते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करना स्टार्ट कर देते हो, इवन आपको पता ही नहीं उसे कैसे यूज करना है। तो बिना प्रॉपर नॉलेज के जब हम ऐसा काम करते हैं उसकी वजह से भी हमारे लिए थ्रेट होता है, बिकॉज हम उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर नहीं होते। देन शेयर्ड टेक्नोलॉजी इशू। शेयर्ड टेक्नोलॉजी इशू यानी कि जो टेक्नोलॉजी आप शेयर करते हो, नेटवर्क में नंबर ऑफ डिवाइसेस शेयर किए जाते हैं, सो एक डिवाइस में अगर वायरस है तो वो सभी डिवाइसेस में फैल जाता है। ये भी हमारा क्या है, सिक्योरिटी चैलेंज है। अब इन सिक्योरिटी से हम ये जो हमारे चैलेंजेस हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है, साइफर क्लाउड, यानी कि आप इंक्रिप्शन का यूज करो, क्रिप्टोग्राफी का यूज करो, कोड में चेंज कर दो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है ताकि उसे और कोई रीड ना कर सके। सिमिलरली साइफर क्लाउड यानी कि क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन का यूज करो। ऑथराइजेशन ऑफ यूजर, आप क्या करो, ऑथराइजेशन का यूज करो कि ये फिक्स कर दो कि ये पर्सन ही ऑथराइज कर सकता है। उसको एक पासवर्ड अलॉट कर दो कि जो ये पासवर्ड डालेगा उसी को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर कोई इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। स्काई हाई नेटवर्क। स्काई हाई नेटवर्क का यूज किया जाता है ताकि जो हमारे फायरवॉल है, नेटवर्क है, उन्हें ये स्कैन करता है, स्कैन करके आइडेंटिफाई करता है कि क्या उनमें कोई वीकनेसेस या वल्नरेबिलिटी है ताकि हम उस पर वर्क कर सके। ऑथेंटिकेशन फिक्स कर दी जाए कि हमारे एक पासवर्ड को लॉगिन आईडी दे दी जाए कि जो हमारे यूजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी एक पर्टिकुलर लॉगिन आईडी हो जिसे डाल के ही वो यूज कर सकते हैं, सो कोई और पर्सन उसे यूज नहीं कर पाएगा। इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।